तरह से ऐसा काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपको जो डायबिटिक मेडिसिन देनी है ये ना इसी तरह से काम करती है। अब क्या आपको सेम टू सेम मेडिसिन यूज करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आप ऐसे और भी कल्प ढूंढ सकते हो कि आयुर्वेद के अंदर जो इस कॉन्सेप्ट से काम करती है। यानी आपको समझना है कि खाली मॉडर्न के एंटी डायबिटिक प्रोग्राम की इससे ये कम होता है, फिर हमने कभी देख लिया कि गोफुर कम करेगा, कभी हरिद्रा कम करेगा, कभी ये कम करेगा। तो ये यस काम करते हैं नहीं करते ये तो आपको समझना है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आयुर्वेदिक श्लोक्स या आयुर्वेदिक ग्रंथ के अंदर अप्रोच किस तरह से दिया हुआ है, कहाँ वो एक्सेप्ट करते, कहाँ वो बताते कि ये रिकरेंट हो सकता है। इस चीज को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी नारायण रस जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक तरह से आप मान के चलिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन हो सकती है। अब सिंस ये जो है कल्प दंती युक्त कल्प है, इसलिए 30 मिलीग्राम पे आप अगर सोचोगे कि विरेचन होगा, पोषण वगैरह होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं। 30 मिलीग्राम लक्ष्मी नारायण रस यानी एक टैबलेट पर डे आप यूज करो। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस इफिकेसी इसकी बहुत अच्छी, तो आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हो। फिर दूसरा जो चॉइस है जो मैं प्रिफर करूंगा वो है फल त्रिकादिक्वात प्रमेह रोग अधिकार वाला। दो आते हैं मार्केट के अंदर, फल त्रिकादिक्वात कामला रोग अधिकार जो बहुत इजीली मिल जाता है, फल त्रिकादिक्वात प्रमेह रोग अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब मार्केट में आपको सच में ढूंढना पड़ता है कि प्रमेह रोग अधिकार वाले कंटेंट के कहाँ रहते हैं। तो जैसे मैंने वही बताया कि आप फल त्रिकादिक्वात प्रमेह रोग अधिकार के वाला भी यूज कर सकते हो। अब फल त्रिकादिक्वात जो है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने वही बताया कि मार्केट के अंदर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है प्रीपेड फॉर्म। तो आपके पास दो ही चॉइस होता है कि या तो आप इसका भरण लेके पेशेंट को आप क्वाथ फॉर्म पे दोनों टाइम पिलाएं, और या तो इसका घनवटी कुछ कंपनी बनाती है जिसको 100 ml वाटर के अंदर एटलीस्ट 500 मिलीग्राम डाइल्यूट करके दोनों टाइम पीने के लिए बोलता हूँ। फल त्रिकादिक्वात का सबसे बड़ा एफिकेसी ये है कि फल त्रिकादिक्वात बनाते समय, क्वाथ का यहाँ उल्लेख इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको पेशेंट को रिवर्स करना है तो फल त्रिकादिक्वात को सिंगल हैंडेड भी आप यूज कर सकते हो, बशर्ते जैसे मैंने वही बताया कि इसकी क्वांटिटी कम से कम एट अ टाइम 60 ml 70 ml बना के पेशेंट पीना चाहिए, या तो आप 2 घनवटी या 3 घनवटी जो है 100 ml के अंदर डिसॉल्व करके आप दोनों टाइम आप यूज करो। तो फल त्रिकादिक्वात का जो सबसे बड़ी रखना ये है कि जब हम उसको उष्ण जल के साथ लेते हैं, यानी कि वहां एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 1/4 का जो है आप करके आपने पिला के दिया, तो अपने आप जल के अंदर, जैसे संहिताकारों के अंदर कहा है कि शारंगधर संहिता के अंदर आप पढ़ोगे कि जल को 1/4 अवशेष करने के बाद वो मेदघन, बस्ती शोधन और लेखन काम करती। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के अंदर यानी डायबिटिक पेशेंट को अगर कोई 1/4 जल का पान भी दोनों टाइम कराए, यानी कि हम जब बोलते हैं कि पेशेंट फल त्रिकादि की घनवटी को पानी में डाले, तो उसे हम क्लियर कट बोलते हैं कि जो आप 800 ml वाटर लियो, इसको रिड्यूस करके 200 तक लेके आओ और फिर 2 घनवटी डाल के पियो। तो ये घनवटी के साथ साथ, क्योंकि घन के अंदर पहले सूक्ष्मता आई हुई है, क्वाथ को पूरा पाक करके दिया हुआ है, इसलिए उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी काफी अच्छी होती है। अभी आपके जल के ऊपर है कि आप किस तरह से दे रहे हैं, इसलिए मैंने फिर से वो चीज रिपीट किया कि जल जब हम फल त्रिकादिक्वात का, अगर आप क्वाथ बना रहे हो तो आपको 1/4 करोगे, वो अपने आप में लागू रहेगा। लेकिन नॉर्मल वाटर के साथ खाली फल त्रिकादि का टैबलेट की एफिकेसी थोड़ी कम होती है, काम करती है, कम होती है, लेकिन आपको एफिकेसी बढ़ानी है तो आपका जो जल है वो 1/4 यानी कि 1/4 ही पीना चाहिए। तो ये शारंगधर संहिता जो है, आप जल के जो प्रकार है कि जिसमें एक तिहाई, हाफ और 1/4 का उल्लेख आया हुआ है, वहां आप इसको पढ़ के देखें तो डायबिटिक पेशेंट 1/4 जल से भी अपना जो है मेद और क्लेद को शरीर से कम कर सकता है। इसलिए जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बाकी समय पानी पिया करो या खाली पेट पिया करो, तो हम जो है 1/4 जल की बात करते हैं। तो फल त्रिकादिक्वात दूसरा चॉइस है, आप यूज कर सकते हो। क्या आप लक्ष्मी नारायण रस और फल त्रिकादिक्वात एक साथ यूज कर सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करूंगा। रीजन ये है कि दोनों के अंदर वहां जो है, यहाँ थोड़ी सी दंती और वहां त्रिफलाक्वाथ थोड़े थोड़े विरेचक होते हैं।
तो इसलिए विरेचक ज्यादा हम न यूज करके इसको दो है इंडिपेंडेंटली अलग अलग यूज करते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि सुदर्शन घन, मतलब यानी फिर से वही ऊपर कि 1/4 आप जल बना के सुदर्शन घन यूज करो शुंठी के साथ, या सुदर्शन काढ़ा यूज करो शुंठी के साथ। सुदर्शन काढ़ा मिलना बहुत आसान है। सुदर्शन काढ़ा का डायबिटीज के अंदर देखिए फिर से कि लक्ष्मी नारायण रस, सुदर्शन घन काढ़ा, ये सब उपयोग इसलिए इंपॉर्टेंट है 15 डेज के लिए क्योंकि ये भी शरीर के अंदर बहुद्रव श्लेष्मा का शोषण कर सकती है। तिक्त रस प्रदान होने के कारण जो है अग्निवर्धन करती है, यानी तिक्त रस अपने आप में ही जो है आकाश और वायु महाभूत प्रदान होते हैं, और साथ में मैंने ऐड कर दी है शुंठी जो एक तरह से अग्निवर्धक है। इसलिए ऊपर से लेके नीचे से लेके थर्ड तीनों कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे, जैसे फल त्रिकादि के अंदर 1/4 जल, लक्ष्मी नारायण के अंदर लक्ष्मी नारायण खुद ही जो है अग्निवर्धक है, सुदर्शन घन काढ़ा के अंदर या वटी के अंदर यहाँ शुंठी और 1/4 जल, ये ना छोटी छोटी चीजें ना आपके डायबिटीज मेडिसिन के एफिकेसी को बढ़ाती है। इसलिए 15 डेज के अंदर आपको किसी के डायबिटीज को कम करना है तो हेतु और मेडिसिन बहुत ही सटीक जानी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और कब जाना चाहिए, तो हर ड्रग जो है डायबिटीज के, हर मेडिसिन जो है ये जो है निरन्न काल, यानी कि एक तो मॉर्निंग कफ काल में और पूरे दिन में खाने के आधे घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद आमाशय रिक्त चाहिए, यानी कि आमाशय जो कफ का स्थान है वो रिक्त चाहिए ताकि ये ड्रग जो है कफ के प्रकोप को कम कर सके। लास्ट कॉम्बिनेशन चंद्रप्रभा वटी और गुरुची जो है ये रसायन है, यानी इनिशियल फेज में इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता। चंद्रप्रभा वटी अपने आप में बल्य वृक्ष रसायनी है, यानी कि लंबे समय तक आपको अगर देना है, पेशेंट के बल को बढ़ाना है, तिक्त रस देते रहना है, द्रव गुड़ जो प्रधान कफ है वो न बढ़े, तो चंद्रप्रभा वटी और गुरुची जो मैंने लास्ट मतलब 4 पॉइंट में लिखा था कि लॉन्ग टाइम क्या दे सकते हो, तो लॉन्ग टाइम आपका पेशेंट जब डायबिटिक रिवर्स हो जाए, ठीक हो जाए, तो चंद्रप्रभा वटी और गुरुची आप ये लॉन्ग टाइम तक आप उसको दे सकते हो। और अगर नहीं भी ले चंद्रप्रभा वटी तो भी आप गुरुची जैसे कल्प, संशमनी वटी जैसे कल्प आप उपयोग कर सकते हो। अब बात आता है कि आसा और अरिष्ट का उपयोग कहाँ करें, तो आसा और अरिष्ट का उपयोग मैं निरंतर हमेशा पेशेंट के अंदर करता ही हूँ, मैं इसके सब्स्टिट्यूट नहीं रखता, मतलब यानी कि उस 3 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन 15 डेज तक, और दूसरा ये 3 के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। अयस्कृति, अयस्कृति का उल्लेख चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों संहिता के अंदर प्रमेय के अंदर ही लगभग आया हुआ है। अयस्कृति यानी कि लोह, लोह से बना अरिष्ट को हम अयस्कृति कहते हैं। अयस्कृति के अंदर आप देखोगे कि लोह का उपयोग क्यों किया गया। रस्त रिंगड़ी के अंदर अगर आप लोह का गुणधर्म देखो तो लोह को कहा गया है कि ये तीक्ष्ण, उष्ण, कफग्न और लेखन है, यानी कि लोह का उपयोग किसी भी प्रमेही पेशेंट के अंदर खास करके जो स्थौल्य है उसमें भी किया जाता है। तो आप किसी लोह कल्प का भी उपयोग करने से अच्छा आप अयस्कृति का उपयोग करो। मार्केट में जैसे मैं हर बार बोलता हूँ अयस्कृति अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिशनर इस कल्प के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं रखते, और यही रीजन है कि होने के बाद भी डिमांड उतना नहीं होता। लेकिन अयस्कृति किसी भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, खास करके आसा और अरिष्ट के कल्प ग्रुप में। आसा और अरिष्ट का उपयोग खाली एक ही सीजन में मैं ज्यादा नहीं करता, वो है खाली शरद ऋतु। शरद ऋतु के अंदर जो है सारी वाद्य आसो छोड़ के बाकी आप आसो का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन वर्षा ऋतु में, शरद बाद में हेमंत में, शिशिर में, वसंत में तो सबसे बेस्ट, जहाँ ये सब सीजन में जो जहाँ चांसेस ज्यादा रहते हैं वसंत जैसे ऋतु में कि डायबिटिक की पैथोलॉजी बढ़े, उस समय मेरे पेशेंट को पहले से जो है अयस्कृति जैसे कल्प या भृंगराज आसो जैसे कल्प का उपयोग करते हैं। तो अयस्कृति के अंदर लोह का गुणधर्म जो है वो श्रेष्ठ प्रमग्न है। भृंगराज आसो के अंदर भृंगराज जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ अग्निवर्धक है। भृंगराज बोलते ही हमें सबसे ज्यादा जो चीजें याद आती है वो है कि हेयर फॉल में देते, या जिसको वो थिन हेयर है उसमें देते, बट भृंगराज आसो का गुण धर्म देखो तो एक तरह से ये ऐसा कल्प है जो कार्शता भी दूर करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भृंगराज एक कल्प ऐसा है कि जो रुक्ष कटु उष्ण कटु है,
और साक्षात आपके अग्नाशय पे काम करने वाला है। अग्नाशय के अंदर रहने वाली जो है मंद पित्त है, उसको बढ़ा के जो है धातु अग्नि बढ़ाता है। तो यही रीजन है कि प्रमेही पेशेंट के अंदर जो बहुत ही थिन है, बहुत ही वेट डिक्रीज कर रहे हैं या जिसकी बिल्कुल भी वेट बढ़ नहीं रही है, ऐसे पेशेंट के अंदर भृंगराज आसो का जो है हम लोग उपयोग करके फिर बस्ती जैसे कल्प का स्टार्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल उस टैबलेट के साथ अयस्कृति और भृंगराज आसो जैसे कल्प आप 15 डेज तक दे सकते हैं। अब इसको इनडायरेक्टली यही समझो कि जिसका अंडर जो पेशेंट है आपके मल्टीपल डायबिटीज मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डायबिटिक के है, 2-3 ड्रग दिया है काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन जिसको दे रहे काम नहीं कर रहा है, ऐसे सब पेशेंट के अंदर ये मेडिकेशंस अलोंग विथ हमारे आसोरिस्ट काम आते हैं। सारी वाद्य आसो का उपयोग वहां ज्यादा करते प्रमेही पेशेंट के अंदर जहां थोड़ा पीड़िका, जहां थोड़ा स्किन डिजीज, थोड़ा ब्लैकिशनेस, ऐसी कंडीशंस जैसे दिखने मिलते हैं वहां उपयोग ज्यादा होता है। यानी कि सारी वाद्य आसो का जो मेन रोल है वो है प्रमेय पीड़िका। तो प्रमेय पीड़िका के कंडीशंस के अंदर आप इस पेशेंट को यूज कर सकते हैं, खास करके डायबिटिक पेशेंट जिसको फंगल डिजीज हो या डायबिटिक पेशेंट जिसको कोई रिकरेंट टीचिंग वगैरह होता हो, तो ऐसे में आप इसका उपयोग कर सकते हो और काफी बेनिफिशियल है। और बाकी आरिश का भी आप उपयोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली, बट ये दो जो है अयस्कृति भृंगराज आसो, ये स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए। एक और ऐसा आसोरिस्ट है जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, फिर से कुमारी आसो। कुमारी आसो ताम्रयुक्त जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पीसीओएस के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर था, सेम डायबिटीज के अंदर। क्यों? रीजन है कि कुमारी आसो का फिर से जो काम है, जो ताम्र का काम है, ये कोष्ठ धातु अग्निवर्धन प्लस इसके साथ ही साथ शाखा में भी जो है ये एक तरह से आपका जो है आपके अग्नि को बढ़ाता है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो मॉडर्न के अंदर लोग बार बार बोलते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको वो नहीं खाना चाहिए, ये बहुद्रव श्लेष्मा ही है जो पूरे शरीर के अंदर रेजिस्टेंस कर रहा है। यानी यही है जो अग्नि बंद कर रहा है और इसी के हटने से, यही आवरण हटने से जो है अग्नि एक तरह से वृद्धि हो सकती है। तो हमारे पास ये दो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब 15 दिन के बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज का लेवल देख के अगर पेशेंट मेरा हेल्दी है, नॉर्मल वेट है, तो मैं उसकी चिकित्सा संतर्पण जनन करके इसी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है दोनों को स्टार्ट करके रखता हूं। लेकिन अगर मेरा पेशेंट अपतर्पण जनित है, यानी ओल्ड एज है, 60-65 प्लस है, बहुत ज्यादा क्रुश है, बहुत ज्यादा दीन है, बहुत ज्यादा उसको मतलब स्ट्रेस इंड्यूस है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें स्ट्रेस ले रहा है या कोई और कंडीशंस है, ऐसे कंडीशन के अंदर एक ही खाली कॉम्बिनेशन चेंज होता है कि जहां आसो अरिष्ट के अंदर आपका अयस्कृति, कुमारी या भृंगराज आसो का उपयोग ज्यादा हो रहा था, अब वहां उपयोग होता है सारस्वत अरिष्ट का। तो सारस्वत अरिष्ट और वसंत कुसुमाकर वही काम करते हैं जहां सबसे ज्यादा आपको अपतर्पण जनित व्याधि दिखता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वसंत कुसुमाकर जैसे कल्प हम लोग देना चालू करें तो वो पेशेंट के अंदर जो है फास्ट एक्टिंग काम करेगा। नहीं, वसंत कुसुमाकर बहुत फास्ट एक्टिंग नहीं है। आपको ये समझना पड़ता है कि वसंत कुसुमाकर किसमें काम करेगा। तो वातज प्रधान प्रमेही में, कृश प्रमेही में या इंसुलिन डिपेंडेंट प्रमेही में ऐसे पेशेंट के अंदर वसंत कुसुमाकर काम करता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट जैसे कल्प जो है ये मज्जा धातु जन्य वात प्रकोप की संप्राप्ति को कम करते, इसलिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज के अंदर सबसे बेस्ट रोल जो है वो है सारस्वतारिष्ट का। आप इसे स्वर्ण युक्त यूज करें तो आपकी एफिकेसी और बढ़ जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या यूज करते हैं, क्योंकि स्वर्ण को साक्षात जो है मेद्य माना गया है। सर्व सारी धातु के अंदर मांस ग्रहण करने की कैपेसिटी और प्लस अग्निवर्धन कैपेसिटी, तो इसलिए स्वर्ण सारस्वतारिष्ट का जो है अपतर्पण जनित, ओल्ड एज रिलेटेड जनित, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के अंदर काफी ज्यादा रोल होता है, खास करके पेशेंट जो क्रूश है और जो वातज प्रकृति वाले। अभ्रक और यशत कॉम्बिनेशन उसके लिए जो वसंत कुसुमाकर एफोर्ड नहीं कर पाता है, एफोर्डेबल नहीं। वसंत कुसुमाकर का प्रीमियम क्वालिटी का जो कॉस्ट है वो 800 रुपीज का 10 टैबलेट है, हमारे पेशेंट नहीं एफोर्ड कर पाते, तो क्या आयुर्वेद के अंदर नहीं है? तो सेकेंड ऑप्शन कि अभ्रक और यशत भस्म। अभ्रक साक्षात मज्जागत वात को कम करता है
और यहाँ यशद का जो काम है ये रस धातु अग्निवर्धन है, जो हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं। और अभ्रक भस्म ऐसा नहीं कि खाली मज्जागत, सर्व धातु बलवर्धन का काम जो है अभ्रक भस्म करता है। अभी ये दोनों कितना यूज करना चाहिए? अभ्रक भस्म यशद भस्म ये एट अ टाइम 15 मिलीग्राम ईच यानी 30 मिलीग्राम का कॉम्बिनेशन दिन में 2 से 3 बार इनफ हो जाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि अभ्रक यशद का कॉम्बिनेशन जो है किसी भी डायबिटीज खास करके लीन और थिन पेशेंट जो है जहाँ वेट नहीं गेन हो रहा है उसमें आप यूज करके देखिए, बहुत फास्ट एक्टिंग है। यानी आपको 8वें 9वें दिन के 10वें दिन के अंदर ही ये रिजल्ट दिखाना चालू करता है। तो दूसरा रीजन ये है कि यशद यहाँ कषाय रसात्मक है और अभ्रक और यशद दोनों पूट कल्पना है। तो जैसे हमने पहले बताया कि हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को ही बार बार यूज कर रहे हैं कि एक तरह से अग्निवर्धन भी काम कर रहा है और थोड़ा सा क्लेद शोषक भी काम कर रहा है। इसलिए अपतर्पण हो या सर्वतर्पण हो, आयुर्वेद के अंदर आपको थोड़े से कल्प को उपयोग करके यूज कर सकते हो। अब ये कब तक यूज करना है? 2 महीना और 3 महीना। 3 महीना हम नॉर्मली पेशेंट को बोलते हैं कि 3 महीने का आप टाइम दो, उसके अंदर कितना रिवर्स होता है देखते हैं, फिर आगे प्लान बनाते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि 15 दिन के बाद क्या हम किसी को पंचकर्म करा सकते हैं? तो जैसे मैंने वही बताया कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और खास करके यहाँ मैं एक क्वेश्चन डॉक्टर रितिका का भी लेना चाहता हूँ। उन्होंने भी एक केस शेयर किया जो हम लोग हमें उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे सोचा जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो खाली पंचतिक्त क्षीर बस्ती ही है। पंचतिक्त क्षीर बस्ती के अंदर तिक्त रस जो है ये एक तरह से वात का शमन करता है, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज को आप डायरेक्टली समझ ले कि यही मधुमेह है, यही जो है आपका वातज प्रमेय। आपके जो लीन पेशेंट है, क्रूश पेशेंट है, ये सब के सब आपका वातज प्रमेय है। तो जिसमें धातु क्षय होने लगता है, जिसमें इंसुलिन पेशेंट को लेना पड़ता है और फिर भी वो कम नहीं हो रहा या डिफिकल्ट हो रही है, ऐसे पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, यानी कि आप इनिशियली भले ट्रीटमेंट चालू करो लेकिन वो तिक्त क्षीर बस्ती से ही उसका इंसुलिन कम होता है। अब बात ऐसा है कि पंचतिक्त क्षीर बस्ती काम कैसे करती है? देखो, ये बहुत सारे अलग अलग संप्राप्ति से बात किया जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 2 फैक्ट है कि एक तो पंचतिक्त है और दूसरा क्षीर है। तो वातज प्रमेय के अंदर जो वात बढ़ा हुआ है उसको क्षीर कम करती है। अब एक क्षीर पचन करने के बाद, यानी कि अभी ये इसमें भी इंपॉर्टेंट देखो कि आपका बनाने का तरीका क्या है। ऑथेंटिक बनाओगे, अच्छा बनाओगे, यानी कि उस क्षीर को पंचतिक्त से पाक करोगे तो जाके उस क्षीर के अंदर लाघवता आती है। उस क्षीर के अंदर पंचतिक्त के कारण जो है उसका गुरु गुण जो है, उसका जो एक तरह से गंध उसके अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये जो क्षीर है ये अब साक्षात ओजवर्धक काम करती है। तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मधुमेह या प्रमेह या इंसुलिन डिपेंडेंट पे इसलिए जाता है क्योंकि धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे कहीं ना कहीं जो है धातु क्षय अवस्था आने लगती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि डायबिटीज के अंदर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज रेटिनोपैथी है, डायबिटीज पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, हमारी क्लिनिक के अंदर कोई भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट आए, चिकित्सा पंचतिक्त क्षीर बस्ती। बहुत ज्यादा इसमें बदलता है तो पंचतिक्त क्षीर के बस्ते मुस्तादी यापन बस्ती, यापन बस्ती भी ब्रूहण बस्ती है। तो हमेशा याद रखना कि ब्रूहण बस्ती ही एक तरह से पेशेंट के अंदर काम कर सकता है, लेकिन इनिशियल फेज में नहीं, स्टार्टिंग फेज में नहीं। स्टार्टिंग के 15 दिन तो आपको उस पीछे वाले ड्रग जो डिस्कस किया उसका पचन करना पड़ता है। एक बार अग्नि अच्छी हो गई, कोष्ठ शुद्धि हो गई, फिर पंचतिक्त क्षीर बस्ती बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो यही बात है कि अब ये देना कब तक चाहिए? तो हम हमेशा ऐसा करते कि 7 डेज देते, 7 डेज गैप रखते, फिर 7 डेज देते, फिर 7 डेज गैप रखते। लेकिन जिसका इंसुलिन बढ़ा हुआ है और उसका डायबिटीज अनकंट्रोल है, ऐसे पेशेंट के अंदर पंचतिक्त क्षीर बस्ती हम लोग 3-3 हफ्ते देते हैं। मतलब 18 डेज का इंसुलिन, मतलब पंचतिक्त क्षीर बस्ती फिर गैप। यानी कि इंसुलिन लेने के बाद कंट्रोल है तो 7 डेज का इंटरवल, और इंसुलिन लेने के बाद अनकंट्रोल डायबिटीज है तो विदाउट एनी गैप हम लोग जो पंचतिक्त क्षीर बस्ती महीने महीने देते रहते हैं। अब इसमें ना 2 अलग अलग मतलब चीजें हैं कि जैसे आप माधव बाग की तरफ जाओगे, क्योंकि माधव बाग काफी फेमस है डायबिटीज रिवर्सिबल प्रोग्राम पे, वो छोटे बस्ती यूज करते जिसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, काफी लेंदी है। बट वो जब बस्ती देते तो उनका बस्ती 100 ml में से एक भी बाहर नहीं आता है।
उनका मानना ऐसा रहता है कि 100 ml में से पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए। बट मेरा पंचतिक्त शिरबस्ती भी मैं कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे देता हूँ कि पंचतिक्त शिरबस्ती जो आप अपने कॉलेजेस में देखते हो, ये जो भ्रूण बस्ती है, इस भ्रूण बस्ती को थोड़ा अनुवासन फॉर्म में दो। मतलब ये नहीं कि 300-400 ml बनाओ और पूरा दो और तुरंत बाहर आ जाए, क्योंकि देखिए पंचतिक्त शिरबस्ती अगर तुरंत जाके तुरंत बाहर आ गई तो ये एक तरह से भ्रूण उतना नहीं कर पाती है। इसलिए सेम पंचतिक्त शिरबस्ती को निरोह न देके अनुवासन फॉर्म में दो। मतलब 100 and 150 ml का टारगेट बना के रखो और पेशेंट को खिलाने खाने के बाद दो। रिटेन होना चाहिए। रिटेन होते ही आपको जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। तो अग्नि बढ़ाना पंचतिक्त का काम है, शीर का काम है वात कम करना। और यही रीजन है कि पंचतिक्त शिरबस्ती हर धातु को अग्निवर्धन करके सर्व शारीरवत वात का शमन करती है। वात अपने शीत गुण से काफी हद तक क्षय और रुक्षता से क्षय और शीत गुण से जो है अग्नि मंद करती रहती है। इसलिए पंचतिक्त शिरबस्ती आपको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बहुत सारे लोग बोलते कि 7 दिन में बस्ती दे दिया, इंसुलिन में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। नहीं दिखेगा। हमने किसी पेशेंट को 3-3 महीने दिया, 2-2 महीने दिया। इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट को, लेकिन यस धीरे धीरे हमने इंसुलिन कम किया, ऑल ऑफ सडन नहीं कम किया। तो इंसुलिन देते समय, यानी कि इसको सिंपल समझो कि आप पंचतिक्त शिर देने के बाद इंसुलिन पेशेंट को चक्कर आने लगी, इंसुलिन लेने के बाद उसको डिजीनेस आने लगे, तो समझ लेना कि आपका बस्ती काम कर रहा है। तो इंसुलिन का डोज थोड़ा कम कर दो। 16 लेता है 8 कर दो, 8 का 7 कर दो। तो पंचतिक्त शिर बस्ती ही रिवर्स कर सकती है। और मुझे अभी तक प्रैक्टिकली इसको छोड़ के और कोई चीज नहीं मिला है कि जिसके ऊपर कॉन्फिडेंटली कर सको। एक मैंने दूसरा टैबलेट बताया था कि प्रमेय गज केसरी रस, जो पंचकर्म नहीं लेता उसको हम उसके ऊपर रखते हैं, वो भी काफी रिवर्स करता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि उसमें नाग भस्म होने के कारण 1 महीने या 1.5 महीने के ऊपर यूज हम नहीं करते। बट यस, वो भी एक सेकेंड ऑप्शन है। तो ये हुआ एक ओवरऑल थेरेपी। अब लॉन्ग टाइम पे अगर इसमें फिर से आपको विचार करना है, तब आप जब बात करते हो कि ये सब देने के बाद, यानी पंचकर्म चिकित्सा करने के बाद अब आपको अगर देना है, तो शमन चिकित्सा लॉन्ग टाइम थेरेपी में आप अलग अलग चीजों को उपयोग कर सकते हो। यानी कि अब आपको देना है खाली निशा अमल की दो, अब आपको देना है खाली हरिद्रा दो, अब आपको देना है खाली अमल की दो। तो इसलिए जो पहले 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इस पे आप 1, 2, 3 महीना स्पेंड करो और बाद में पेशेंट को बोलो कि ये जो हम गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, ये सब जो है हम जो है लॉन्ग टाइम के लिए जो है आपके पेशेंट को डायबिटीज मेंटेन करने के लिए ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके बाद जब हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर ये बहुत रिसेंट है, मतलब काफी केसेस आते रहते कि ये ऑलरेडी जैसे हमने बताया कि डायबिटीज पेशेंट, यानी कि संहिताकारी खुद कहते हैं कि अगर आपके पेशेंट के अंदर हेतु आने लगे तो प्रमेय वापस से आ जाता है। इसलिए पेशेंट को वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल आप मान के चलो आप रिवर्स कर सकते हो, इसलिए मैंने वर्ड क्योर नहीं यूज किया। अब लॉन्ग टाइम के लिए जैसे हमने बताया कि आपका पेशेंट डायबिटिक से ठीक हो गया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? चंद्रप्रभावटी 1 टैबलेट डेली, मॉर्निंग स्टमक, एम्प्टी स्टमक। यशद 30 मिलीग्राम डेली, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। अबरक या यशद कॉम्बिनेशन, अभी अबरक डालना या नहीं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट अगर सच में स्ट्रेस्ड आउट है, सच में लीन है, मिडल वेट है, बहुत ज्यादा उसको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अबरक डाला जाता है। अदरवाइज यशद 30 मिलीग्राम खाली 1 टाइम, स्वर्ण माक्षिक 30 मिलीग्राम 1 टाइम, या स्वर्ण माक्षिक को आप अबरक के साथ कॉम्बिनेशन कर दो। ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? इसके ऊपर, जैसे पेशेंट आपका बर्निंग हेड पेन सिंड्रोम के साथ है, उसको बर्निंग हो रहा है, तो स्वर्ण माक्षिक को अबरक के साथ, या आपके पेशेंट को जो है टिंगलिंग ज्यादा हो रहा है, फिर अबरक को फिर से यशद के साथ। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको समझनी पड़ती कि आपको किसको किसके साथ ऐड करना है संप्राप्ति के हिसाब से। इसलिए एक ड्रग यशद रस पे काम करने के लिए, यानी बेसिकली कि वो रस धातु वर्धन है, अबरक मज्जा और स्वर्ण माक्षिक साक्षात पित्त शामक। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो हम लोग यूज कर सकते हैं। और पंचतिक्त शिर बस्ती, खास करके जो प्रोलॉन्ग डायबिटीज था जिसको हमने ठीक किया है, उसको ईयरली हम लोग बस्ती हर वर्षा ऋतु के पहले लेने के लिए कहते हैं। वर्षा ऋतु के पहले बस्ती लेने से जो है एक प्रकार से प्रमेय की चिकित्सा, मतलब वातज प्रमेय, जल्दी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बढ़ता नहीं। और दूसरा, जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है
उसको वसंत ऋतु के पहले ही आपको अरिष्टपान करना चाहिए, या आपका पेशेंट नॉर्मल है तो वमन कराए। तो वमन का इंडिकेशन वही आता है जब आपका पेशेंट नॉर्मल हो और प्रिवेंटिव के लिए आपके पास वसंत ऋतु के पहले आए। तो ये दो चीजें काफी यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो, ये सबसे एकदम रिसेंट रिपोर्ट है, एकदम रिसेंट। तो इस केस को ध्यान से देखो कि एक पेशेंट है जो धीरज यादव है, 31 ईयर ओल्ड है। इसने जब 7 अप्रैल को, यानी यही अप्रैल 2022 में अपना ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन कराया था। मतलब वो टाइम पे ये मैंने वही बताया था कि कहीं तो दुबई में था, किसी जगह था, और अचानक उसको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा था। उन्होंने रैंडम ब्लड शुगर कराया तो 450 550 कुछ मिला। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराने के बाद वहां जो वैल्यू आया वो 12.0। सिंस पेशेंट काफी यंग था तो इन्होंने डायरेक्टली जो है मतलब कंसल्ट करने की ये किया कि मतलब खाली आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्या ये जा सकता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने वही बताया कि 10 के ऊपर HbA1c कोई देखता है तो तुरंत बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग मॉडर्न मेडिसिन चालू करें, और फास्टिंग 375, पोस्ट लंच जो है 400 समथिंग 50-40 के आसपास था। तो ऐसे पेशेंट पे जल्दी कोई बेट नहीं लगाता है कि खाली डायबिटिक मेडिसिन मतलब मॉडर्न नहीं चालू करे। बट देखो इस पेशेंट के अंदर क्या किया, पहले रिजल्ट देखते हैं कि जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 7 अप्रैल 2022 को 12.2 थी, अप्रैल मई जुलाई 2 महीने के अंदर, मतलब नॉर्मली हम HbA1c कराते 3 महीने के अंदर, बट 2 महीने के अंदर ही इसका जो हमने अभी रिसेंटली 22 जुलाई 22 को कराया तो इसका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 5.9, यानी कि एक ही 2 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर जस्ट हाफ रिच हुआ, यानी हाफ एकदम आ गया। अब क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ऐसा कॉज है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो 12 थी वो अचानक जो है 9 पे आ गई। तो यही है कि जितने प्रोटोकॉल हमने डिसाइड किए, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेशेंट के अंदर हमने जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था कि इस पेशेंट को बिल्कुल भी वही पूरा का पूरा दिन में बिल्कुल सोना नहीं है, इसको स्विमिंग लगवा दिया, स्विमिंग क्लासेस जाता था, उधर ध्यान के लिए बोला, स्विमिंग कर रहा है। कोई बिल्कुल भी नाइट टाइम पे पूरा पूरा का पूरा 2 हफ्ता पेशेंट का नाइट का जो फूड था बिल्कुल भी हमने स्किप करवा दिया था। वो टाइम पे खाली मूंग लेता था, मतलब लिटरली इसने 2 से 3 हफ्ता बेड टाइम पे खाली मूंग का पानी लिया हुआ। दोपहर को 1 टाइम का खाना, मॉर्निंग में जो है नॉर्मली जो वो खाता था मतलब थोड़े बहुत पोहे वगैरह मॉर्निंग टाइम पे चल जाता है। अब इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हमने ट्रीटमेंट क्या दिया, हमने इस पेशेंट को खाली एक ही चीज के ऊपर रखा था, वो है फलत्रिकादि क्वाथ। बीच में मैंने जो है एडिशनली जो है भृंगराज आसो डाला था क्योंकि वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर अरिष्ट का आपको थोड़ा उपयोग मतलब करना पड़ता है, और ये हमने ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद एक चीज जो हमने स्टार्ट अभी नोटिस की थी कि ये 2 महीने के अंदर डायबिटीज तो कम हुआ, लेकिन पेशेंट साथ ही साथ वैसे मिडिल वेट था, लेकिन कम से कम 3 से 4 केजी लॉस भी किया। लेकिन बेनिफिट देखो देखो वेट लॉस होगा ही होगा, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग की स्टेज में जब आप थोड़ा सा मुद्ग यूज करके एक टाइम का खाना स्किप करते हो, या मधु उदक पीते हो, या वो पेशेंट साथ ही साथ उसे जो है नीम की पत्ती मिलती थी वो पीता था, ये सब एडिशनल है। जामुन वगैरह मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज कषाय रसात्मक में ज्यादा करके जम्बू वगैरह में मैं से वैसे भी नहीं यूज करता, बट वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल नहीं यूज करता, काफी ज्यादा रुक्ष है वो। लेकिन उसे छोड़ के पेशेंट खाली फलत्रिकादि क्वाथ और ऐसी चीजों के ऊपर हमने 2 मंथ खाली रखा, और 2 मंथ में इसका डायबिटीज नियरली कंट्रोल आ गया। मतलब जो एवरेज ब्लड शुगर नियरली 300 था वो आज 123 के नीचे विद इन कंट्रोल है। तो यानी कि खाली आयुर्वेदिक मेडिसिन से कितने सारे यंग एज है, यंग है, 31 एज है। अभी रिसेंटली एक और पेशेंट है जो 33 एज है, HbA1c 12.3, एक नई आंटी की डायबिटिक मतलब मॉडर्न मेडिसिन ले रही है, फिर भी HbA1c जो है 13.1 है। तो ऐसे आजकल हमारे पास जो बैड लाइफस्टाइल है इसके कारण पब्लिक आने वाली है। तो इसलिए आपको फिर से डिसाइड करना कि जब भी हम मेडिसिन चालू करते हैं तो ऐसे पेशेंट के अंदर हेतु मेडिसिन, और अब जाके जैसे HbA1c 5.9 हुआ और उसने 4-5 किलो कम किया, अब जाके मैं इसके अंदर अब पुनर्भव चिकित्सा जो है पंचतिक्त शेरबस्ती आने वाले 1-2 वीक में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रीजन ये है कि अगर हमने इसको पंचतिक्त शेरबस्ती दे दिया तो कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 साल तक अगर ये थोड़ा प्रिवेंटिव रहे तो इजीली जो है ये कंट्रोल कर सकता है। तो ये फिर वही बात होती है कि जो मैनेजमेंट है मेडिसिन का
और जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यही समझना पड़ता है कि पेशेंट जो है संतर्पण जनित या अपतर्पण जनित, हाँ एक और लास्ट बात कि पंचतिक्त शिरबस्ती दोनों पे काम करती है, संतर्पण जनित हो या अपतर्पण जनित हो, क्योंकि कोई भी डायबिटिक पेशेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ अपतर्पण आते ही रहता है। यही रीजन है कि जितना वो लॉन्ग टाइम डायबिटिक है उतना आपको पंचतिक्त शिरबस्ती उपयोग करने में कोई भी हर्ज नहीं। तो ये वही पंचतिक्त शिर है जो हम नॉर्मली जो ज्यादा करके अर्थराइटिस जैसे कंडीशन में यूज करते हैं। और पंचतिक्त शिरबस्ती के साथ एक और इम्पोर्टेंट है कि हम गुरुची घनवटी जो खुद ही पित्त शामक है और तिक्त रस प्रदान है जो हमने स्टार्टिंग में चंद्रप्रभा के साथ यूज किया था, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिसमें हम लोग काफी ठीक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पुट फॉरवर्ड करो, अदरवाइज एक क्वेश्चन जो मैंने फिर से बताया कि मैं डिस्कस करूंगा कि डॉक्टर रितिका शर्मा ने भेजा था ग्रुप में और तब उन्होंने बताया था कि उनका कोई रिलेटिव है 49 ईयर का एज जो इंसुलिन है मॉर्निंग में 12 लेता है और इवनिंग में 8 लेता है और मेडिसिन में मेटफॉर्मिन भी ले रहा है, और आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी डिस्कस किया, शायद अभी इसका आंसर देना बेनिफिट होगा कि 49 कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है, 50 एज है, मिडिल एज है। अगर ये इंसुलिन 12 और 8 ले रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को आयुर्वेदिक जो हमने आज डिस्कस किया इससे इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर 12 इंसुलिन है और इवनिंग में 8 ले रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पंचतिक्त शिरबस्ती जो है कम से कम आपको 20-25 सेट्स देने पड़ेंगे। अभी आप एक साथ दीजिए या 7 डेज को गैप करके दीजिए, लेकिन इंसुलिन तो कम उसी से होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पेशेंट अगर 50 ईयर का है तो 15 दिन आप फिर से वही हेतु को अच्छे से ध्यान दीजिए, मेडिसिन आप यूज कीजिए और 15 डेज के बाद जैसे ही वो पेशेंट निराम लगे, क्योंकि देखो इंसुलिन मतलब आयुर्वेद में क्या दे सकती है डिपेंड, अब सबसे बड़ी ये बात होती है कि जब सामने पेशेंट को हम देखते हैं तो हमको प्रकृति पता चलती है और उससे ये पता चलता है कि कब कहाँ कितना रैपिडली यूज करना। लेकिन ये है कि इस केस में भी आप जो है अपनी तरफ से जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप चालू करके 15 डेज 20 डेज में जैसे ही आपको निराम लगे, आप ग्लूकोज इंडेक्स को मत देखो, आप पेशेंट देखो कि कोष्ठ लक्षण उसके सुधर रहे कि नहीं। अगर सुधर रहे तो पंचतिक्त शिरबस्ती जो है गुरुची घन के साथ आप जो है एक झटके में स्टार्ट कर दो, तो आप देखोगे कि 2 से 3 महीने के बाद 12 इंसुलिन जो मतलब ले रहा है 12 यूनिट, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये कम हो सकता है और कभी कभी ये पूरा का पूरा बंद हो जाता है। हमारे पास अभी तक 15 से 20 ऐसे पेशेंट है कि जो इंसुलिन पे थे और पंचतिक्त शिरबस्ती से जिसका पूरा का पूरा इंसुलिन जा चुका है, मतलब और जाने के बाद सबसे बड़ी बात है आज 2 साल से 3 साल हो गए किसी का भी अभी तक इंसुलिन के ऊपर नहीं आया हुआ है, यानी फिर ऐसा कंडीशन नहीं आया कि इंसुलिन लेना पड़े। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को या इस वीडियो को फिर से देखो, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम टेक्स्ट कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करें, और अदरवाइज क्वेश्चन है तो जैसे आप टेक्स्ट फॉर्म पे भेजते हो हम लोग वहां डिस्कस करते हैं, उस फॉर्म पे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, टेक्स्ट में लिख दो, मैं डिस्कस करता हूँ, 1-2 मिनट है अपने पास, और अगर नहीं है तो हम लोग फिर क्लोज करते हैं। बाय द टाइम कोई टेक्स्ट करे, कोई क्वेश्चन सोचे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें जितनी भी डिस्कस की, अब देखोगे कहीं गुक्षिरादि गूगल या कोई सिंगल हैंडेड निशामल की ये क्यों नहीं यूज किया, मतलब किसी ने लिखा हुआ है उधर। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ड्रग जो है हमेशा आयुर्वेद के अंदर आप एक चीज देखो, संप्राप्ति जितनी बड़ी होती है ना मेडिसिन के अंदर उतना दमदार होना चाहिए, दम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि निशामल की के अंदर दम नहीं, लेकिन निशामल की जो बात की हुई है वो निशामल की कल्क है। जब लोग कल का उपयोग करते हैं ना तो कल्क में जो क्वांटिटी होती है, जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं काफी ज्यादा होती है। अब आज के टाइम पे हम लोग बोले कि हल्दी और अमलकी का कल का कोई खाओ, नहीं खा पाता है, तो स्वरूप जो है ग्रंथ के अंदर बोला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम कल्क नहीं खाते या जितना कल का जो मात्रा है कि 5 to 10 ग्राम हम लोग नहीं खाते, तो खाली 250 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम निशामलकी का टैबलेट लेके मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला, क्योंकि प्रमेय पेशेंट के, यानी कि आप अगर प्रमेय चैप्टर कहीं भी किसी भी संहिता के अंदर आप पढ़ोगे, आप देखोगे ना कि मेडिसिन क्वांटिटी उन्होंने ना बहुत हाई रखी है, भले कल का फॉर्म में हो या वहाँ क्वाथ फॉर्म में हो या आसोरिस्ट फॉर्म पे हो, काफी ज्यादा है।
इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो, या तो क्वांटिटी में मेडिसिन ज्यादा हो, या दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास कोई अग्निवर्धक जैसे लक्ष्मी विलास जैसे रस बहुत तीव्र कल्प हो जो काफी एक्ट करे। सो इसके ऊपर गो थ्रू कीजिए। ये लेक्चर मेरे ख्याल से हाइपोथायराइडिज्म के साथ कल मॉर्निंग तक या कल इवनिंग तक पोस्ट हो जाएगा। आप इसको पूरा गो थ्रू कीजिए, और जिसने भी इसके पहले के चैप्टर से 2 को छोड़ के लास्ट से मतलब श्रोतस को छोड़ के उसके पहले का नहीं अटेंड किया है वो कर ले, बिकॉज ये 1 या 2 दिन में पूरे के पूरे लेक्चर्स बंद होने वाले। तो गो थ्रू करो, और मैं इसको पोस्ट करता हूँ कल तक, दोनों गो थ्रू करो, और फिर कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसे शेयर करो। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट।